मतलब आपको विश्वास नहीं होता है। मैं तो कभी पटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। भारत के सबसे महान मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी ये पटना थी, ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो गजब का मामला है। अच्छा, बाद में मॉडर्न इंडिया में भी उठा करके देखें, अंग्रेजों का भारत में लगभग स्थायित्व माना जाता है कि अंग्रेजों की भारत में स्थापना किस लड़ाई से हुई, तो प्लासी के युद्ध से। कब होता है? 1757, 1757 में प्लासी की लड़ाई। 1757 से लगा करके और 1912 तक अंग्रेजों की राजधानी कहाँ रही, आपको पता है? 1757 से 1912 तक 150 साल से ऊपर का मामला हो गया। अंग्रेजों की राजधानी रही कलकत्ता। यानी पूर्वी भारत से ही भारत पर शासन किया जाता था, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो अशोक पहले हिंसक इतना ज्यादा था कि लोग उसको चंड अशोक कहते थे, क्रूरता का। और वही अशोक बाद में शांति की बात करता है, युद्धों का त्याग करता है। वो कहता है मैं रण घोष नहीं धम्म घोष करूंगा। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए ये अशोक की मानता है। 99 भाइयों का हत्यारा अशोक बाद में अपने अभिलेख में कहता है कि मेरी किचन में, राजकीय पाकशाला में पहले खूब सारे जानवरों का रोज मर्डर होता था और मैं मांस खाया करता था। अब मैंने वो सब बंद कर दिया है। अभी भी मेरी किचन में एक मोर और एक दो किसी की हत्या रोज होती है। अशोक की रानियों को शौक होगा नॉनवेज का, तो इस हिसाब से वो खाती होंगी। भाई अशोक ने कहा मैं वो भी बंद करवा दूंगा। 3 तरह के उत्तराधिकारी होते हैं। एक तो वो जो बाप की प्रॉपर्टी को और बढ़ाए, दूसरा वो जो बाप की प्रॉपर्टी को सब बेच खाए, है ना, और तीसरा वो जो न तो बढ़ाए और न बेच खाए, मेंटेन रखे। तो हमारा बिंदुसार उसी कैटेगरी का जो है वो उत्तराधिकारी है। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य को न तो बढ़ाया न घटाया, उसको मेंटेन करके रखा। और तीसरा हम जानते हैं भारत में, आप जानते हो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी उस राजा का दिया हुआ है, उसका नाम है अशोका द ग्रेट। पूरे मौर्य साम्राज्य में हमको ले देके केवल 3 राजा पढ़ने होते हैं। पहला इसका संस्थापक, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा उसका बेटा बिंदुसार। और तीसरा अशोका द ग्रेट। लगभग 800 से लगा करके 1200 ईस्वी एडी बोल दो, 800 टू 1200, किसी किसी बुक्स में 700 से भी स्टार्ट किया है, वो भी एक बात ठीक है। अब राजपूत काल जो है वो एक बेचारा, मतलब ये आलू है, ये ठीक है, भिंडी के साथ भी डाल दो आलू को, है ना, आलू को पालक के साथ भी डाल दो, आलू को किसी के साथ भी डाल दो। तो किसी तो इतिहासकार ने इसको मध्यकालीन भारत में डाल दिया राजपूत काल को, किसी इतिहासकार ने इसको प्राचीन भारत में डाल दिया। लेकिन सच बात यह है कि मध्यकालीन भारत के हम 2 बड़े जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल। जब हम प्रारंभिक मध्यकाल पढ़ते हैं उसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना होता है वो यही टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है राजपूत काल। फिर इस वंश का सबसे महान राजा जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सबने सिंहासन 32 की कहानियां सुनी हो, विक्रम बेताल की कहानियां सुनी हो। ये वही विक्रम बेताल वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ये वही शासक है भारत के इतिहास में जिसने सबसे पहले नवरत्नों का कॉन्सेप्ट दिया। अकबर ने तो चुराया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। इसके नवरत्नों में कालिदास, है ना, जैसे महाकवि। मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, मैंने तय कर लिया है कि मैं यूट्यूब पर जो है सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ, अब कितना % पढ़ाऊंगा वो मेरा तय, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स भी तो हमको सेल करना है ना। हाँ, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा 50% फ्री में पढ़ाएंगे और जिसको वो डिटेल में पढ़ना होगा वो 50% वो फिर ऑनलाइन कोर्स भी खरीदेंगे और बहुत नॉमिनल उसके चार्जेस रखेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादातर लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। इतिहास से जो लोगों को भय है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, शायद पढ़ाने वालों की गलती है। तो इस दिशा में थोड़ा सकारात्मक प्रयास करेंगे हम लोग। तो साथियों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर जो एजुकेशन को कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। और मेरा नाम है प्रद्युम्न सिंह और अजमेर में एक इंस्टीट्यूट है पैनोरमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पे मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। हम लोग जो है काफ़ी समय से बच्चों की डिमांड आ रही थी, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन का जो काम है उसमें आप बहुत दूर दूर तक बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं, जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं राजस्थान का जीके भी पढ़ाता हूं, और टीचर की तैयारी करने वाले बच्चों को टफ लगता है जो सब्जेक्ट, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए, जीके के लिए, नेट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो इंडियन हिस्ट्री है, वो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए, राजस्थान में फर्स्ट रैंक भी आई।
लेक्चरर के एग्जामिनेशन में, और खूब बच्चों को इससे लाभ मिला। तो बच्चों की इच्छा थी कि सर आप जो इंडियन हिस्ट्री जो हमको एक अलग तरीके से बिल्कुल मतलब जिसमें याद हो जाती है क्लास में चीज़ें, उस तरीके से आप पढ़ाते हैं, तो आप हम लोगों के साथ साथ ऑनलाइन जो है उसको भी स्टार्ट कीजिए। तो बहुत जल्द अब हम लोग पैनोरमा पर ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। इसी कड़ी में आज यूट्यूब के चैनल पर मैं इंडियन हिस्ट्री का जो कंटेंट है वो डालना शुरू कर रहा हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसके मेजरली 3 पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के। अगर हम देखें तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, इंग्लिश में हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, तो प्राचीन भारत। इसके अलावा फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मिडाइवल इंडिया इंग्लिश के अंदर। और जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, तो हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न इंडिया। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बात को लेकर के है कि कई बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं बच्चों से अक्सर पूछता रहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या स्तर है विषय में। तो मैं कई बार देखता हूँ कि जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय आईएएस प्रीलिम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आरएएस के लिए, पीसीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो हिस्ट्री पूरी पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं हमारी हिस्ट्री एक बार तैयार हो गई। और मैं जब उनसे ये पूछता हूँ एक बार आप मुझे बताइए प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है उनमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरे टॉपिक्स के नाम भी बता पाते हैं, और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या टाइमलाइन है वो तो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो किसी टॉपिक को उठाने से पहले मैं हो सकता तो आज क्लास लेता हड़प्पा सभ्यता की, है ना, बौद्ध धर्म की, पाषाण काल की, मौर्य काल की, मैं कोई ऐसी क्लास भी स्टार्ट कर सकता था। तो मुझे लगता है जैसे ABCD से शुरुआत करनी चाहिए, तो सबसे पहले ABCD से हम शुरुआत करें तो हमको कम से कम ये तो पता हो कि जैसे सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत उठाएं, एंशिएंट इंडिया उठाएं, तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें क्या सब टॉपिक्स हैं, उसकी टाइमलाइन क्या है, ये बेसिक नॉलेज तो हमको होनी चाहिए। तो इसी से फिर हम लोग इस वीडियो की जो है वो शुरुआत करेंगे। आज हम मध्यकाल की बात नहीं करेंगे, आज हम आधुनिक भारत की बात नहीं करेंगे, आज हम ओनली एंशिएंट इंडिया ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइमलाइन को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको हम एक बार प्रारंभ कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब हमारे हिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जब इतिहास की शुरुआत हुई, जैसे भारत की बात करें, तो सबसे प्रारंभ हम कहाँ से करें, शुरुआत हम कहाँ से करें, है ना, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन हिस्ट्री। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह के औजारों का प्रयोग होता था, किस चीज से वो बने हुए थे, कोई धातु थी कि पत्थर था, धातु थी तो कौन सी धातु थी, वहां से हम लोग हिस्ट्री के अंदर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत करते हैं। जैसे हमें मानते हैं कि जो आदिम मानव था वो पत्थरों के बने हुए जो टूल्स हैं उनका उपयोग करता था। पत्थर को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पाषाण, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन। तो वह सबसे शुरुआती अवस्था का नाम हम लोगों ने रख दिया पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो हिस्ट्री में जब हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना होता है वो होता है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो देख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा, अब इसमें थोड़ा सा पाषाण ऐसा शुद्ध हिंदी का शब्द है तो कई लोग इसको देख करके डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्टोन एज। तो शुरुआती मनुष्य जो गुफाओं में रहता था, जिसने शिकार करना सीखा, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोई साक्ष्य मिलते नहीं है, उसकी कुछ चित्र मिलते हैं हमें कई गुफाओं में, उसके कुछ उपकरण हमको मिलते हैं, उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका जीवन किस तरह का रहा होगा। और उस समय तक किसी धातु की खोज भी नहीं हुई, धातु की खोज तो बहुत बाद में। आप मानिए, देखिए ईसा मसीह के जन्म से लगभग 5000 साल पहले पहली जो धातु है वो खोजी गई, और उसका नाम है कॉपर, यानी कि तांबा। तो पहली धातु 5000 ईसा पूर्व, उस समय 5000 साल पहले ही लगभग खोजी गई। और हमारा पाषाण काल जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पाषाण काल की शुरुआत होती है लगभग 25 लाख साल पहले। 25 लाख साल पहले का जो मानव है वहां से हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए, अच्छा, पाषाण काल की जो क्रोनोलॉजी उसको लेकर के, टाइमलाइन को लेकर के बहुत वेरिएशन आपको किताबों में मिलेगा। आप 4 किताब पढ़ेंगे तो किसी में आपको 20 लाख से शुरू करा हुआ बताएगा, कोई 21 लाख से शुरू करेगा, कोई 25 लाख से शुरू करेगा।
तो इसमें कोई अभी भी एकदम फिक्स वाला मामला नहीं है, तो इसमें इतिहासकारों में थोड़ा सा इस बात को लेकर के झगड़ा है। तो पाषाण काल की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? 25 लाख साल पहले जो है स्टोन एज की स्टार्टिंग होती है। अच्छा, स्टोन एज को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे ही। स्टोन एज को हम लोग 3 बड़े सब डिविजन्स इसकी अगर हम करना चाहें तो 3 पार्ट्स में इसको जो है हम लोग बांट सकते हैं। तो मैं उसको एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे पहली जो एज है उसका नाम है पेलियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज को शुद्ध हिंदी में हम लोग लिखते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरा पाषाण काल की शुरुआत और पाषाण काल की शुरुआत तो एक ही होने वाली है, तो वो लगभग कब से शुरू होता है? लगभग 25 लाख साल पहले। तो लगभग 25 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज की स्टार्टिंग होती है। कब तक चलता है? तो पेलियोलिथिक एज लगभग जो है 25 लाख से लगा करके 10,000 ईसा पूर्व या बीसी बोल दो, तब तक ये चलता है हमारी पेलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड टाइम पीरियड है, ये कब से कब तक चलता है? मीजोलिथिक एज लगभग 9,000 से 10,000, बुक्स में अलग अलग मिलेगा आपको, 9,000 भी मिलेगा, 10,000 भी चलेगा। यहाँ से लगा कर लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक ये पीरियड चलता है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं, और नियोलिथिक एज को हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है वो लगभग हमारा चलता है 4,000 ईसा पूर्व से लगा करके लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक। ये मैंने एक शॉर्ट में, क्योंकि आज तो हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं, तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है पाषाण काल यानी स्टोन एज। स्टोन एज को हम लोग अगर मोटे तौर पर देखें कब से कब तक है, तो हमारा टाइमलाइन निकल करके आता है 25 लाख साल ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लगा करके लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक ये पूरा टाइम पीरियड है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज चलती है। उसको भी हमने फिर 3 सब डिविजन्स में जो है बांटा है। उसमें सबसे पहली है पेलियोलिथिक एज, ये चलती है लगभग 25 लाख से लगा करके 9-10 हजार ईसा पूर्व तक। सेकंड है मीजोलिथिक एज, ये चलती है 9-10 हजार से लगा करके लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक। और लास्ट है नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक एज जो है चलती है वो 4,000 से लगा करके 1,000 ईसा पूर्व तक। ये तो वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य लगभग धातु के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, और पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों का, स्टोन टूल्स का उसने ज्यादातर उपयोग किया। तो ये हालांकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, पर कई टीचर्स और कई विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि पाषाण काल में पत्थर ही पत्थर, स्टोन स्टोन है, वहाँ पानी भी नहीं है, तो थोड़ा सा कई लोगों को ये टॉपिक नीरस लगता है। हालांकि मेरा विश्वास है बहुत अच्छा टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक जो है वो नीरस हो सकता है किसी पर। अब हम चलते हैं प्राचीन भारत के दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो मैं ये जो टॉपिक होता रहेगा उसको फिर मैं ऊपर की तरफ खिसकाता रहूंगा। आज के एलईडी बोर्ड में ये फायदा है ना, जितना पढ़ना है पढ़ लो, बाकी फिर उसको ऊपर खिसका दो। तो ये सब हमने उसको ऊपर खिसका दिया। सेकंड जो टॉपिक हमको पढ़ना होता है, वहां से बच्चे ये कहते हैं कि हाँ यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, है ना। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता, या इसका पहले जो गलत नाम प्रचलित था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी को इंग्लिश में हम लोग क्या करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, आजकल बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे हमारे बचपन में, तब हम एक ही लाइन बार बार पढ़ते थे कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो एज निकाली थी वो निकाली थी हमारे जो है अग्रवाल साहब ने, है ना। हाँ, और अग्रवाल साहब के साथ रोमिला थापर जो बहुत बड़ी इतिहासकार मानी जाती है, हालांकि थोड़ी वामपंथी है वो, तो डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की एक एज निकाली थी, टाइम पीरियड निकाला था। और वो लगभग कितना माना जाता था? वो माना जाता था लगभग 2300 बीसी, 2300 ईसा पूर्व से लगा करके उन्होंने 1750 ईसा पूर्व का जो समय है ये हड़प्पा सभ्यता का समय माना था। लेकिन आजकल आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये टाइमलाइन नहीं है। एनसीईआरटी थोड़ा इसको राउंड फिगर में करके 2300 को कर दिया है 2500, और 1700 को कर दिया 1800 ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट बीसी बोल दो आप इसको। तो हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग 2300 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 कार्बन 14 के आधार पर माने तो, और वैसे हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1800 ईसा पूर्व का इसका जो है वो समय है। अब इसका टाइम पीरियड तो आ गया, नाम की मैंने कुछ बात बोली तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। एक्चुअली इसके जो शुरुआती जितने भी स्थल थे वो हमको इंडस रिवर या सिंधु नदी और उसकी सहायक जो नदियां हैं,
है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज वगैरह, इन्हीं के किनारे ज्यादा मिले। तो शुरुआत में इसको कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप देखिए, जैसे राजस्थान में लूनी नदी बहती है, अब लूनी नदी के किनारे कोई स्थल मिलेंगे तो हम उसको कह सकते हैं लूनी नदी घाटी सभ्यता। अब स्थल हमको कहाँ से मिला है? स्थल हमको मिला है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो क्या हम उत्तर प्रदेश में मिलने वाले स्थल को लूनी नदी घाटी सभ्यता कैसे नहीं? लूनी नदी जाती ही नहीं वहां पे उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से सिंधु नदी गुजरात में नहीं जाती, सिंधु नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, सिंधु नदी उधर अफगानिस्तान में नहीं जाती। तो काफी बड़ा एक एरिया जो है जहां से इस सभ्यता के स्थल निकलने लगे। तो बाद में इतिहासकारों को ये कहना पड़ा कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडस वैली से बहुत दूर दूर तक, जैसे भारत की स्वतंत्रता के पास बाद में सबसे ज्यादा जो स्थल या साइट्स खोदे गए वो गुजरात में खोदे गए, एक्सकेवेशन वाज डन इन गुजरात मेजरली। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता? तो फिर इतिहासकारों के सामने समस्या थी कि क्या करें। तो एक किसी इतिहासकार ने सोचा कि साहब ऐसा करो, इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल उसी के नाम पे सभ्यता का नाम रख लो। तो सबसे पहले 1921 के अंदर हड़प्पा जो है स्थल, उसकी खोज की गई थी। आजकल पाकिस्तान में चला गया है हड़प्पा, तो इसलिए फिर इसको क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। अब आप एक चीज नोट करें, मैंने बताया पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो रहा है, न्यूलिथिक एज यहाँ खत्म होती है। और हड़प्पा सभ्यता कब शुरू हो जाती है? हड़प्पा सभ्यता अगर एनसीईआरटी के माने तो इससे काफी पहले 2500 ईसा पूर्व में शुरू हो जाती है। तो हिस्ट्री में ऐसी कोई डिफाइंड टाइमलाइंस नहीं है बिल्कुल कि भाई ये भारत का बॉर्डर यहाँ खत्म होता है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, इस तारीख को पाषाण काल खत्म हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी दिन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई। ऐसा नहीं होता हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में दोनों अंतः गुम्फित भी हो जाते हैं, इंटरमिक्स भी हो जाते हैं कभी कभी। अब हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस काल में धातु की खोज तो 5000 साल पहले हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी जैसा मैंने आपको बताया। इस काल में एक बहुत ही आधुनिक धातु की खोज हुई, वेरी एडवांस मेटल वाज डिस्कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर एज। और वो जो मेटल था उसका नाम था कांस्य, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज, कांसा, नॉर्मल भाषा हम लोग कांसा बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में चूंकि सबसे लेटेस्ट धातु कांस्य की खोज हो गई थी, इसलिए हम कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता है, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। अब मैं आपका ध्यान एक उस शब्द की ओर ले जाना चाहूंगा जो हमने सुना कई बार है लेकिन थोड़ा समझते कम है, और वो शब्द है ताम्र पाषाण सभ्यता। ठीक है, अब ये क्या बला है ताम्र पाषाण सभ्यता? देखो, पाषाण काल जो था उसमें कोई धातु नहीं थी, लास्ट के समय में जाते आते तांबे की खोज जो है वो शुरू हुई। और तांबे की खोज जब हो गई तो फिर जो औजार थे वो तांबा और पत्थर दोनों के बनने लगे। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हमने हड़प्पा को तो कह दिया कांस्य काल की सभ्यता, पाषाण काल को बोल दिया पाषाण काल की सभ्यता, स्टोन एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और बीच में जो इसका जो पीरियड है जब तांबा भी यूज हो रहा है और पत्थर भी यूज हो रहा है, तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है ताम्र पाषाण सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले और पाषाण काल के बाद में इन दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड आता है जिसको ताम्र पाषाण सभ्यता कहते हैं। और ताम्र पाषाण सभ्यता के जो स्थल हैं हमारे राजस्थान में भी खूब मिले। जैसे राजस्थान में आप देखेंगे तो बनास नदी घाटी के किनारे जैसे आहड़ हो गया, बालाथल हो गया, ओझियाना हो गया, गिलुंड हो गया, हमारे मालवा संस्कृति के जो स्थल हैं नवदा टोली वगैरह वो भी उसी से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के कई स्थल हैं, जैसे एक बड़ा फेमस स्थल है दैमाबाद, वो भी ताम्र पाषाण सभ्यता का जो है वो स्थल है। हमारा जो गणेश्वर है राजस्थान में मिलता है सीकर जिले के अंदर, तो वो भी ताम्र पाषाण सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो काफी ऐसे स्थल हैं जो न हड़प्पा के हैं न पाषाण काल के, तो इन दोनों के बीच में ताम्र पाषाण काल से ये स्थल जो है वो जोड़ते हैं। इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि बीच का जो एक स्थल हो गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, लोहे की खोज अभी तक भी नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे के बारे में तो जानते थे लेकिन लोहा उनको नहीं पता था। इस वजह से नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये हो गया कि ये नदी किनारे रहने को मजबूर हो गए। जैसे ये लोग कहाँ रहते थे? ये रहते थे सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे एक सिंधु हो गई, 5 उसकी सहायक नदियां हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और एक हम मान लेते हैं उस पीरियड में एक सरस्वती भी बहती थी। तो 7 नदियों का बेसिकली जो पंजाब का बेल्ट है वहां ये लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मेनली जो सेंट्रल कॉन्सेंट्रेशन था वो वहां पे था। तो उस काल में उन लोगों की बड़ी इच्छा होती थी कि हम गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहां जाकर के बस जाए, वहां रहने की उनकी इच्छा होती थी, पर वो जा नहीं सकते थे
क्यों? क्योंकि वो जो जगह है वहाँ भयंकर घने जंगल हैं और उन घने जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। कांसे की कुल्हाड़ी से आप पेड़ काटने जाओगे, थोड़ी देर में कुल्हाड़ी मुड़ जाएगी। एक तो ये घने जंगलों को काट नहीं सकते थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में रहने के लिए मजबूर थे। आगे वैदिक काल में तो बाकायदा नाम भी आता है उस क्षेत्र के लिए, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है। दूसरा, जब तक लोहा नहीं आएगा तब तक आप कुआं नहीं खोद सकते, और कुआं नहीं खोद सकते तो आप दिन की जब शुरुआत करते हो उस समय से आपको पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो कुआं नहीं है और आपके पास लोहा नहीं है, कुदाल नहीं है, तो कुआं नहीं खोद सकते, तो आपकी मजबूरी है आप कहीं ना कहीं नदियों के किनारे रहो। इसीलिए आप देखोगे शुरुआती सारे जो सभ्यता के स्थल हैं वो नदियों के किनारे। नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है ना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स ही हुआ करते थे। तो ये जो पीरियड है ये हड़प्पा सभ्यता का, ये अपन ने देखा है ना। अगर अपन इसको एनसीईआरटी को माने तो 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1800 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। फिर उससे आगे जब हम देखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना होता है, तीसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल, वैदिक पीरियड, कुछ भी बोल दो आप उसको। वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या आता है? अभी अपन ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है लगभग 1800 या 750 मान ले, 1750 मान लेते हैं। उसके बाद लगभग 250 साल का गैप है और लगभग 1500 बीसी में ये स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। और कब तक जाती है? तो ये जाती है लगभग 600 बीसी तक जाती है। हिंदी में कहूँ तो 1500 ईसा पूर्व से लगा करके और 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक सभ्यता का काल है। अच्छा, भारत में आजकल जो है दक्षिणपंथी सरकार है, वेदों की बहुत बात की जाती है ना। बात बात पे लोग वेदों का उदाहरण देने लगते हैं। यहाँ तक मैं कवि सम्मेलन में गया था तो उसमें एक बहुत बड़े कवि आए हुए थे। उनसे किसी ने कहा कि साहब आप बोलिए, तो कवि महोदय पता नहीं बोलना नहीं चाह रहे थे या जो भी उनका मूड था, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जिस देश में वेद लिखे गए हो वहाँ मैं कोई बात क्या कहूँ, है ना। जिस देश में वेदों को कहा गया हो वहाँ ये कवि क्या कहेगा, ऐसे कहकर वो बैठ गए। ठीक। तो वेदों का बार बार जो है हर जगह हर मीटिंग्स में जो है उल्लेख होता है, तो थोड़ा भारतीयों को जानना भी चाहिए कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने वैदिक पीरियड जो है वो कब से कब तक माना है। तो लगभग ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे, 1500 साल पहले लगभग ये स्टार्ट होता है और 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक पीरियड जो है वो समाप्त होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी पीरियड के दो इतने क्लियर बाइफर्केशंस नहीं है, डिवाइडेशन नहीं है जितना वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। हम ये मानते हैं कि वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य था उसमें 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें जो सबसे पहला जो वेद है पहले केवल वो ही लिखा गया था, और वो कहाँ लिखा गया था? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो बेल्ट है, जब वहां रहते थे आर्य लोग, तब उन्होंने कौन से वेद की रचना की? ऋग्वेद की रचना की। इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। शुरुआत तो आप जानते हैं कब से होती है, तो शुरुआत होती है लगभग 1500 बीसी से। पर इसको चूंकि एक और पार्ट में डिवाइड करना होगा तो ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक लगभग जो है ये चलता है ऋग्वैदिक पीरियड, यानी ये वो पीरियड है जब केवल ऋग्वेद रचा गया था। बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तब तक नहीं आए थे। इसलिए आप देखेंगे कि चूंकि ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक पीरियड तक ये आर्य लोग जो हैं वहीं रहते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। इसलिए ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है वो नदी सिंधु है। ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार उल्लेख आया है, यमुना का 1-2 बार आया फिर भी उल्लेख। ठीक है। तो आप सोचिए ऋग्वेद में गंगा नदी जो इतनी पवित्र नदी मानी जाती है हिंदुओं की, उसका केवल एक बार उल्लेख आया है। तो इतिहासकारों ने उसका कारण माना है कि इस काल में ये लोग गंगा नदी से दूर पंजाब वाले क्षेत्र में सप्त सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। कारण सिर्फ एक ही है, लोहे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। ठीक है। हालांकि वैदिक काल को लोह काल की सभ्यता माना जाता है, पर मैं और गहराई में जाऊं तो मैं आपको बताऊं ऋग्वैदिक काल तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक में, पोस्ट वैदिक पीरियड में जाकर के लोहे की खोज हुई, और जब लोहे की खोज हुई तो फिर ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु यानी पंजाब के क्षेत्र को छोड़ करके, लोहा आया तो लोहे की कुल्हाड़ी बनाई और कुल्हाड़ी लेकर के ये लोग पहुंच गए गंगा यमुना के घने जंगलों में, और उन जंगलों को साफ कर दिया उन्होंने, और फिर लोग वहां रहने लगे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें गंगा नदी का बहुत ज्यादा उल्लेख आया है। इसका मतलब इस पीरियड में वो लोग रहने के लिए कहाँ चले गए थे? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में चले गए थे। तो हम एक पीरियड और मान लेते हैं इसमें। तो ये तो है ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक काल का पहला पार्ट, जो कब से कब तक चलता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास चलता है। दूसरा जो पीरियड है उसको माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब उत्तर शब्द का मतलब इंग्लिश में होता है पोस्ट,
पोस्ट का मतलब बाद में, तो ऋग्वैदिक काल के बाद वाला जो काल, ये खत्म हो रहा है 1000 में, तो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कब होती है 1000, और वैदिक काल कब खत्म होता है 600 में, तो इसको कब खत्म करना पड़ेगा अपने को, लगभग 600 के आसपास। इस काल में केवल कौन सा वेद रचा गया, ऋग्वेद। इस काल में क्या रचा गया, 3 वेद रचे गए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, उनको समझने के लिए आरण्य ग्रंथ रचे गए, उनको समझने के लिए उपनिषद रचे गए। इस प्रकार लगभग सारा वैदिक साहित्य एक ऋग्वेद को छोड़कर के कब रचा गया है, उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में तीसरे टॉपिक पर पहुंच गए। तीसरा टॉपिक कौन सा है, वैदिक काल। कब से कब तक चलता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल जो चलता है 1500 से 1000, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो चलता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब तक वैदिक काल तक भी और हड़प्पा सभ्यता तक भी हमारे पास सिक्के नहीं है, करेंसी नहीं है। और काम कैसे चलता है, काम चलता है वस्तु विनिमय से, काम चलता है बार्टर सिस्टम से। मुद्रा नहीं है इस काल तक भी। जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ, किसी बच्चे को अगर यहाँ आकर के पढ़ना है, कोचिंग करनी है, और मान लो मुद्रा व्यवस्था ना हो तो क्या करेगा वो, फिर वो अपने गांव से बोरियां लेकर के आएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा मेरी फीस कितनी है, तो मेरी फीस है 70 बोरी, तो फिर वो 70 बोरी देगा, बदले में मैं उसको कोचिंग दूंगा, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था नहीं है। तो वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद हम लोग जो है पहली बार महाजनपद काल में भारत में मुद्रा व्यवस्था यानी करेंसी सिस्टम के दर्शन करते हैं। तो इसका मतलब वैदिक पीरियड के बाद हमको जो चौथा प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा जो सामने आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है महाजनपद पीरियड, यानी कि महाजनपद काल। जैसा कि मैंने बताया आपको, वैदिक काल कब खत्म होता है, 600 ईसा पूर्व। तो महाजनपद काल की शुरुआत कब होती है, लगभग 600 ईसा पूर्व। कब तक चलता है महाजनपद काल, तो महाजनपद काल लगता है चलता है लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास तक ये महाजनपद पीरियड जो है वो चलता है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ये महाजनपद क्या होता है, महाजनपदा पीरियड इंग्लिश में कर देते हैं उसको, क्या है ये। देखो, वेदों के समय में जो ऋग्वेद था ना, उस समय छोटे छोटे कबीले होते थे, जंगली कबीले, उनको कहा जाता था जन। उत्तर वैदिक काल में वो कबीले खेती वेती करने लगे, एक जगह बस गए, लोहा आ गया तो लोहे से उन्होंने हल बना लिया, और हल बना के एक जगह रह के खेती करने लगे। तो वो घुमंतु कबीले ही नहीं रहे, अब वो एक जगह टिक गए। तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उनको जन की जगह कहने लगे जनपद। समझो आप इसको। और जब खत्म होता है वैदिक काल, तो ये छोटे छोटे जो जनपद थे, ये भारत में 16 बड़े बड़े स्टेट्स यानी राज्यों में जो है वो बदल गए, और उनको कहा जाने लगा जनपद से बड़ा होने के कारण महाजनपद। जैसे मगध, सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, मगध। ठीक है, भगवान कृष्ण कहाँ के राजा थे, तो शूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा। पांडव और कौरव जो है वो कहाँ रहा करते थे, तो हस्तिनापुर जिसकी राजधानी हुआ करती। ठीक है, और बड़ा फेमस जो है महाजनपदों में हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में अवंती पड़ता है, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, तो कई महाजनपद हैं, हम लोग एक एक डिटेल में उनकी जो है काशी, अंग, है ना, इन सब की चर्चा करेंगे जब महाजनपद पीरियड आएगा। लेकिन हमको ये जानना है कि वैदिक काल खत्म होता है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 BC, और महाजनपद पीरियड भी स्टार्ट होता है लगभग 600 BC से। कब तक चलेगा महाजनपद पीरियड, तो ये चलेगा जिस समय मौर्य साम्राज्य शुरू होता है उससे ठीक पहले तक चलेगा। तो इसका मतलब महाजनपद काल के बाद हम लोग जो चौथा, ये तीसरा अगर ये है, तो हम लोग चौथा जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्यन पीरियड इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं, 3 राजा पढ़ने होते हैं हमको उसमें। सबसे पहले पढ़ना होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, जो ज्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी उसने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा। देखो, 2 तरह के उत्तराधिकारी होते हैं, एक तो वो, या 3 तरह का मान ले, 3 तरह के उत्तराधिकारी होते हैं। एक तो वो जो बाप की प्रॉपर्टी को और बढ़ाए, दूसरा वो जो बाप की प्रॉपर्टी को सब बेच खाए, है ना, और तीसरा वो जो न तो बढ़ाए और न बेच खाए, मेंटेन रखे। तो हमारा बिंदुसार उसी कैटेगरी का जो है वो उत्तराधिकारी है। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य को न तो बढ़ाया न घटाया, उसको मेंटेन करके रखा। और तीसरा हम जानते हैं भारत में, आप जानते हो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी उस राजा का दिया हुआ है, उसका नाम है अशोका द ग्रेट। पूरे मौर्य साम्राज्य में हमको ले देके केवल 3 राजा पढ़ने होते हैं। पहला, इसका संस्थापक, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, उसका बेटा बिंदुसार। और तीसरा, अशोका द ग्रेट। अब अशोका द ग्रेट में ग्रेट क्या है, अशोक मैं बताऊं ग्रेट क्या है। अशोक ने ज्यादा नहीं, अपने केवल 99 भाइयों का मर्डर करके और सत्ता हासिल की थी। अशोक ने ज्यादा नहीं, केवल कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों को ही मारा था।
ज़्यादा लोगों को नहीं मारा था, ठीक है। और जब वो 1 लाख लाशों के बीच में खड़ा था अशोक, उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं हाथी वाथी साउथ जीतूंगा, उड़ीसा जीतने के लिए कर लेंगे। और वहाँ 1 लाख लोगों को जब मार दिया अशोक ने, फिर कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और फिर अशोक ने कहा कि नहीं, मैं लड़ाई की नीति का त्याग करूंगा। फिर बाद में हम वो अशोक को डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो बौद्ध धर्म से काफी जो है प्रभावित था। तो अशोक पहले हिंसक इतना ज्यादा था कि लोग उसको चंड अशोक कहते थे क्रूरता के कारण, और वही अशोक बाद में शांति की बात करता है, युद्धों का त्याग करता है। वो कहता है मैं अब रण घोष नहीं धम्म घोष करूंगा, ठीक है। तो हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए ये अशोक की मानता है। 99 भाइयों का हत्यारा अशोक बाद में अपने अभिलेख में कहता है कि मेरी किचन में, राजकीय पाकशाला में पहले खूब सारे जानवरों का रोज मर्डर होता था और मैं मांस खाया करता था, अब मैंने वो सब बंद कर दिया है। अभी भी मेरी किचन में 1 मोर और 1-2 किसी की हत्या रोज होती है। और अशोक की रानियों को शौक होगा नॉनवेज का, तो इस हिसाब से वो खाती होंगी। भाई अशोक ने कहा मैं वो भी बंद करवा दूंगा। तो 99 भाइयों का हत्यारा, 1 लाख लोगों को एक ही युद्ध में मारने वाला अशोक बाद में पशु हिंसा करने से भी बचता है, ये अशोक की मानता है। तो ये 3 राजा हमको जो पढ़ने हैं वो किस पीरियड में पढ़ने हैं? मौर्य काल में। लेकिन बात किसकी चल रही थी? महाजनपद काल की। महाजनपद काल कब से कब तक चलेगा? जब वैदिक काल खत्म होगा। वो कब खत्म होगा? 600 ईसा पूर्व। इधर मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कब राजा बनता है? तो चंद्रगुप्त ने नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद को मार करके 322 ईसा पूर्व के आसपास जो सत्ता हासिल की। तो महाजनपद काल का समय अपने आप ही निकल के आ गया। वैदिक काल खत्म हुआ 600 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन के मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करता है 322। इसलिए ये समय जो है महाजनपद काल का समय है। महाजनपद काल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, मैंने तय कर लिया है कि मैं यूट्यूब पर जो है सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ, अब कितना % पढ़ाऊंगा वो मेरा तय है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स भी तो हमको सेल करना है ना। हाँ, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा 50% फ्री में पढ़ाएंगे, और जिसको वो डिटेल में पढ़ना होगा वो 50% वो फिर ऑनलाइन कोर्स भी खरीदेंगे, और बहुत नॉमिनल उसके चार्जेस रखेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादातर लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। इतिहास से जो लोगों को भय है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, शायद पढ़ाने वालों की गलती है। तो इस दिशा में थोड़ा सकारात्मक प्रयास करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता रहा था महाजनपद काल। अब महाजनपद काल की एक गजब की बात यह है कि महाजनपद काल में हिस्ट्री के 2 टॉपिक और पढ़ने पड़ते हैं अलग से, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में पैदा हुए हमारे महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म भी पढ़ना है हमको। इसी टाइम पीरियड में पैदा हुए हमारे नमो अरिहंताणम यानी महावीर स्वामी तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तो जैन धर्म भी हमको पढ़ना होता है, इसी महाजनपद पीरियड में पढ़ना होता है। बुद्ध का जन्म कब होता है? तो लगभग जो है इसी महाजनपद पीरियड में अगर हम देखें तो 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, और 80 साल की उम्र रही उनकी। तो 483 BC के आसपास जो है वो उनकी डेथ होती है। और महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? तो 599 के आसपास, और वो भी लगभग 27 तक जो है वो जिंदा रहे। तो ये दोनों के दोनों महापुरुष बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमको किस टॉपिक के अंदर ही पढ़ने हैं? महाजनपद काल के अंदर ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता है जब पढ़ते हैं। तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की ओर चलते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही दिया आपको। मौर्य साम्राज्य में ज्यादा नहीं है, केवल 3 राजा पढ़ने हैं। तो फिर बुक खोल के देखोगे तो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, तो वो क्या है? अरे भाई, पहली बार भारत में एक साम्राज्य स्थापित हुआ है। पूरा उसका प्रशासन, उसकी नौकरशाही, उसका जो सामाजिक विकास किस तरह से हुआ, आर्थिक विकास किस तरह से हुआ, दुनिया भर के कर हैं। इधर फिर चंद्रगुप्त के जो गुरु अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य हैं, कौटिल्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र है। मेगस्थनीज जैसा एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, वो किताब लिखता है इंडिका। उस इंडिका के, हालांकि ओरिजिनल इंडिका तो आज उपलब्ध नहीं है, उसके उद्धरण कई है ना, जैसे जस्टिनर, प्लूटार्क, इनकी किताबों से मिलते हैं, वो हमको पढ़ना होता है। तो पहली बार भारी भरकम नौकरशाही के, ब्यूरोक्रेसी के दर्शन भारत के इतिहास में कब हुए? मौर्य काल में हुए। तो मौर्य काल बहुत बड़ा जो वो लगता है, और मौर्य काल थोड़ा बड़ा है भी, क्योंकि उसमें राजनीतिक इतिहास कम, आर्थिक इतिहास बहुत बड़ा है, सामाजिक इतिहास बड़ा है, कला संस्कृति को हमको देखना होता है। जहाँ अशोक आ गया तो आप देखो ऐसे गजब गजब उसने पिलर्स बनाए। अशोक के एक स्तंभ का भार बताऊं मैं आपको, आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अशोक के एक स्तंभ का भार है 50 टन। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। 1 क्विंटल तो पता है सबको, 100 किलो होता है। 1 टन होता है 1000 किलो। और अशोक का एक स्तंभ, जस्ट 1 पिलर ऑफ अशोका वेज 50 टन, मतलब हो गया 50,000 किलो एक स्तंभ का भार है।
जैसे मैं जिम में जाता हूँ, मेरी हाइट भी 6'3" के आसपास है ना, तो मेरा वेट जो है वो लगभग 85 kg के आसपास है, ठीक। मैं भी किसी पे पाँव रख दूं तो उसको शायद सांस ना आए। तो सोचो अगर 50,000 किलो का जो स्तंभ है अशोक का, आप उसके पास खड़े थे और वो आपके ऊपर गिर गया, तो क्या होगा आपका, देख लो आप, ठीक है ना, पापड़ बन जाएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे गजब गजब कला अशोक ने कई गुफाएं खुदवाई, उसका पोता हुआ दशरथ उसने कई गुफाएं खुदवाई, इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं, हमारे आज के फ्लैट्स भी कुछ नहीं उसके सामने, 5 स्टार फ्लैट्स भी ऐसे जबरदस्त उन्होंने बनवा रखे हैं। तो वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा, मौर्य काल बड़ा तो है ही, मौर्य काल देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक शब्द आता है उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, जैसे अभी मैंने बोला ना यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, तो मौर्य काल के बाद कौन सा काल आता है, मौर्योत्तर काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर मौर्य पीरियड, ठीक है। तो मौर्य काल के बाद में हमको जो अगला जो प्राचीन भारत के इतिहास में समय आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद जो समय आता है उसको हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्यन पीरियड। अब ये एक ऐसा काल है, अलग ही है, विलक्षण ही है। इसमें हमको 8 राजवंश जो है वो पढ़ने होते हैं। कई लोग इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। आईएएस के अंदर जो टीचर्स हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि मौर्यों से ज्यादा क्वेश्चन मौर्योत्तर काल से आते हैं। मौर्यन पीरियड जो है उससे ज्यादा लेटर मौर्य से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त मामला है। तो इसमें हमको 4 तो भारतीय राजवंश और 4 विदेशी राजवंश जो है वो पढ़ने होते हैं। तो कौन कौन से हैं तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। मौर्योत्तर काल में हमको 4 तो भारतीय राजवंश पढ़ने होते हैं, है ना। हाँ, देसी कह दूं मैं इसको, ये देसी, और 4 हमको क्या पढ़ने होंगे, विदेशी पढ़ने होंगे। तो देसी में कौन कौन है, तो भाई ऐसा है, मौर्य काल जो है वो कब खत्म होता है पहले उसको देखेंगे हम लोग। मौर्य काल की शुरुआत तो मैंने बता दी, चंद्रगुप्त मौर्य लगभग राजा कब बनता है, 322 के आसपास। तो मौर्य काल का जो समय हमने देखा वो देखा कि 322 के आसपास बना। इस मौर्य काल में 3 बड़े राजा भी पढ़ लिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अब इस अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य का एक तरह से भट्टा बैठ गया, आप ये मानो, सारे कमजोर राजा हुए। कई इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है अशोक ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पीछे बड़े निर्बल उत्तराधिकारी हुए, तो मामला गड़बड़ हो गया फिर उसका। इस वंश का जो अंतिम राजा जिसका हम लोग उल्लेख करते हैं, उस राजा का नाम मिलता है हमको वृहद्रथ। और वृहद्रथ जो था वो इतना कमजोर था कि उसके खुद के सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसके परेड का निरीक्षण कर रहा था, उसने उसे पीछे जाके उसका सिर काट दिया, पुष्यमित्र शुंग का। शुंग वैसे ब्राह्मण थे। अब ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जैनी, चंद्रगुप्त ने जिसको मारा था नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, वो जैनी। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानता है, वो भी हिंदू धर्म का संरक्षक नहीं है। उसका बेटा अशोक वो बौद्ध धर्म को मानता है। तो हिंदू धर्म में विशेष रूप से जो ब्राह्मण वर्ग था, अब उसको न तो कोई शादी के लिए बुला रहा है कि पंडित जी आओ, शादी बौद्ध रीति से हो रही है, न मंदिरों को राजा कोई दान दे रहे हैं, कि राजा तो खुद ही नमो हरि अंताणम करने में लगा हुए है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि करने में लगे हुए। तो ब्राह्मण वर्ग की आजीविका की समस्या हो गई पूर्ण रूप से। उनको लगा यार ये क्या होगा, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के राजा हटाओ इनको, भारत में एक ब्राह्मण वंश के आने की आवश्यकता है। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ का जो सेनापति था, और उसने बाद में अपने ही स्वामी को जो है परेड का निरीक्षण करते हुए उसका सिर काट दिया। और भारत में मौर्य काल के बाद जो अगला वंश स्थापित होता है, देसी राजाओं की बात करूं मैं, 4 राजवंश हमको पढ़ने होते हैं। उसमें पहला जो है वो हमको पढ़ना है शुंग, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, गजब की बात क्या है, पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे, उनके राजपुरोहित वो हैं जिनको योग का पिता कहा जाता है, और वो है महर्षि पतंजलि। योग के पिता महर्षि पतंजलि शुंग काल में हुए, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, और उन्होंने उसके लिए 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बाकी शुंग वंश सब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। शुंग चूंकि हत्या करके आए मौर्यों की, तो इनका अंत भी हत्या से होना चाहिए। तो शुंग वंश के जो फिर हमारे अंतिम शासक थे, उनकी हत्या जो करने वाला जो वंश आया वो आया कण्व वंश। तो कण्व वंश के जो व्यक्ति थे, उन्होंने शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या कर दी। कण्व भी हालांकि ब्राह्मण ही है, तो कण्व लोग आ गए। और कण्व वंश के मतलब कौन था, तो अंतिम राजा था जो है देवभूति, है ना। उसकी हत्या किसने की, वसुदेव ने उसकी जो हत्या कर दी। तो देव की हत्या देव ने की, कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश ज्यादा नहीं, 4 राजा उसमें पढ़ने होते हैं। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, है ना, सुशर्मन, सुशर्मा बोल दो उसको, उसकी हत्या उसके अधिकारी ने की। और वो कौन था, तो वो था सिमुख। सिमुख भी ब्राह्मण है। ये तीनों ब्राह्मण वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश, और तीसरी जो सत्ता जो थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है, सातवाहन वंश,
उसके जो सिमुख थे उन्होंने अपने स्वामी कर्ण वंश के राजा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। अच्छा, सातवाहन बड़े इंटरेस्टिंग लोग, ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते हैं। बाकी लोग सब सोने चांदी के सिक्के चलाते हैं, ये शीशे के सिक्के चलाते हैं। बाकी सबकी राजधानी वहाँ पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ये अपनी राजधानी को आंध्र प्रदेश में नीचे लगे, प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे। तो सातवाहन लोग बड़े गजब हैं। जैसे राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है शातकर्णी, लेकिन वो अपना नाम क्या लिखता है, गौतमी पुत्र शातकर्णी, अपनी मम्मी का नाम आगे लगाता है। वैसे मेरा नाम क्या है, प्रद्युम्न सिंह, तो मुझे अपना नाम क्या लगाना चाहिए, उर्मिला पुत्र प्रद्युम्न, ये फिर मेरा नाम होना चाहिए, है ना। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसके बेटे का नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो ऐसा गजब मातृशक्ति का सम्मान है ना। हाँ, और फिर एक छोटा सा वंश हमको और पढ़ना होता है मौर्योत्तर काल में, और वो है मेघवाहन वंश। मेघवाहन वंश को चेदी वंश भी कहा जाता है। इसमें एक राजा का उल्लेख आता है, खारवेल, है ना, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य माना जाता है। अच्छा, ये तो पढ़ने हैं, चार तो भारतीय। इस काल में बहुत से विदेशी आक्रांता भी आए, तो विदेशी राजवंश भी हमको पढ़ने होते हैं चार। तो उसमें सबसे पहले भारत पर अटैक करने वाले आए तो थे यूनान से, यानी ग्रीक लोग थे, इंडिया के राजा होकर के रह गए, इसलिए इनको कहा जाता है इंडो ग्रीक। हिंदी में हम लोग इनको बोलते हैं हिंद यूनानी, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक वंश के शासक है। जैसे इसमें एक बहुत फेमस राजा, आपने नाम कभी सुना हो तो, मिनेंडर, मिलिंद, जो बौद्ध गुरु नागसेन से वार्तालाप करता है, कई फिर प्रश्न वगैरह पूछता है, जिसका वर्णन एक किताब में है, बहुत फेमस है, आईएएस में आरएस में बहुत पूछी जाती है, मिलिंद पन्नो लेक्चर वगैरह में पूछी जाती है। फिर इसके बाद दूसरा वंश जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है शक वंश। तीसरा वंश जो हमको पढ़ना है वो है पहलव वंश, या पार्थियन भी बोलते हैं। और इन चारों वंशों विदेशियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो वंश हमको इसके बाद पढ़ना है वो पढ़ना है कुषाण। तो लास्ट हमको जो है वो कुषाण वंश पढ़ता है। लगभग 200 ईस्वी के आसपास इन वंशों का भी मामला समाप्त हो गया, और लगभग 300 ईस्वी के आसपास कुषाण वंश का भी अंतिम शासक दिखाई देता है, लगभग वो दिखाई देता है। तो मौर्योत्तर काल लगभग आप मान लेते हैं एक लमसम लगभग 300 ईस्वी, अब एडी आ गया, बीसी खत्म हो गया, एडी आ गया, तो 300 ईस्वी के आसपास मौर्योत्तर काल भी जो है वो समाप्त हो जाता है। अब मौर्योत्तर समाप्त होगा, तो मौर्योत्तर के समाप्त होने के बाद कौन सा समय आएगा, तो वैसे तो आएगा गुप्त काल। आपको नंद वंश के राजा धनानंद की राजधानी कहाँ थी, पटना यानी पाटलिपुत्र। मौर्यों में चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक की राजधानी कहाँ थी, पटना यानी कि पाटलिपुत्र। मौर्योत्तर काल में भी ज्यादातर समय राजधानी पाटलिपुत्र रही, वो बात अलग है, सातवाहनों के समय थोड़ा सा नीचे चली गई थी, प्रतिष्ठान पैटर्न आंध्र प्रदेश में। अब गुप्त आएंगे तब वापस राजधानी कहाँ पहुंच जाएगी, पाटलिपुत्र यानी पटना। मतलब आपको विश्वास नहीं होता है, मैं तो कभी पटना के बारे में सोचता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता, भारत के सबसे महान मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी ये पटना थी, ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो गजब का मामला है। अच्छा, बाद में मॉडर्न इंडिया में भी उठा करके देखें, अंग्रेजों का भारत में लगभग स्थायित्व माना जाता है कि अंग्रेजों की भारत में स्थापना किस लड़ाई से हुई, तो प्लासी के युद्ध से। कब होता है, 1757, 1757 में प्लासी की लड़ाई। 1757 से लगा करके और 1912 तक अंग्रेजों की राजधानी कहाँ रही, आपको पता है? 1757 से 1912 तक 150 साल से ऊपर का मामला हो गया। अंग्रेजों की राजधानी रही कलकत्ता, यानी पूर्वी भारत से ही भारत पर शासन किया जाता था, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ठीक है, बहुत बाद में जाकर के 1912 के आसपास जो है वापस दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की राजधानी स्थापित होती है। उसमें हालांकि हार्डिन बम कांड हो गया, आए तो भी बम फेंक दिया उनके ऊपर, हमारे राजस्थान वालों ने फेंका था, है ना, के.सी. सिंह मराठ के जो भाई थे जोरावर सिंह मराठ, उन्होंने फेंका था वो। खैर, बात कर लेते हैं हम लोग वापस इसकी। तो मौर्योत्तर काल जब समाप्त होता है, तो मौर्योत्तर काल की समाप्ति के बाद अगला हमको जो पढ़ना होता है टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक है, गुप्त काल, है ना, गुप्ता पीरियड। गुप्त काल कब से कब तक चलता है, तो गुप्त वंश में भी संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक, अब वैसे घटोत्कच वगैरह भी है, लेकिन अगर हम देखें वास्तविक संस्थापक के रूप में तो वो है, उसका नाम भी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो गुप्त काल में हमको जो पहला राजा पढ़ना है, कब से स्टार्टिंग होती है चंद्रगुप्त फर्स्ट की, तो 319 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासक बनता है, और 319 में उसने गुप्त संवत की शुरुआत भी की है। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल की एक तरह से स्थापना मान लेते हैं 319 के आसपास होती है। इसमें कौन कौन से राजा पढ़ने हैं, तो एक तो पढ़ना है चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में समुद्रगुप्त, फिर इस वंश का सबसे महान राजा जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सबने सिंहासन 32 की कहानियां सुनी हो, विक्रम बेताल की कहानियां सुनी हो,
ये वही विक्रम बेताल वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ये वही शासक है भारत के इतिहास में जिसने सबसे पहले नवरत्नों का कॉन्सेप्ट दिया। अकबर ने तो चुराया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। इसके नवरत्नों में कालिदास है ना, जैसे महाकवि है ना, और भी खूब सारे छपड़ाकन घट परकन, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे उसमें। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर इनके आगे साहबजादों में कुमारगुप्त, और हूणों से अंत समय तक लड़ने वाला स्कंदगुप्त। ये 5 महान शासक हमको जो है वो गुप्त पीरियड में पढ़ने होते हैं। और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त उनका नाम है, और उनका समय लगभग समाप्त होता है तो लगभग 550 ईस्वी के आसपास उनका अंत हो जाता है। तो गुप्त काल का समय क्या हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम कब राजा बना? 319 में। अंतिम शासक विष्णुगुप्त का उल्लेख कब मिलता है? तो 550 में। तो गुप्त काल का समय लगभग 550 ईस्वी तक चलता है, 319 से लगा करके। गुप्त के बाद जैसे मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया, मौर्यन पीरियड के बाद लेटर मौर्याज आए, तो वैसे ही गुप्ता पीरियड के बाद लेटर गुप्ताज आएंगे। तो गुप्त काल के बाद आएगा गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल के बाद हमको आगे जो पढ़ना होता है वो गुप्तोत्तर काल पढ़ना होता है, लेटर गुप्ताज जो पढ़ना होता है। अब ये बहुत ही आरामदायक बात ये है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही वंश पढ़ना है। छोटे मोटे तो हालांकि कई है, मौखरी वंश वगैरह, तो कोई मायने नहीं रखते हैं। एक ही वंश है और एक ही राजा है, सबसे बड़ी बात है ढंग का। उस वंश का नाम है वर्धन राजवंश। वैसे इस वंश की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था पुष्यभूति, इसलिए आपको कई बार बुक्स पढ़ोगे तो वर्धन की जगह ये दे रखा होगा पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के अंदर एक ही महान राजा है जिनको कई लोग तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, कई लोग पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी मानते हैं। वो थे हमारे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो समय है वो लगभग 606 में राजा बनते हैं, 647 में मर गए, और हर्षवर्धन के कोई संतान हुई ही नहीं, इसलिए उनकी डेथ के बाद वर्धन साम्राज्य का स्वाहा हो जाता है मामला। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम टॉपिक जो है वो हमको पढ़ना होता है। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास किताब लिखने वालों ने, कईयों ने अब इसके अंदर कई मिडिएवल इंडिया के टॉपिक भी डाल दिए। जैसे वर्धन राजवंश के साथ ही गुप्तोत्तर काल में लगभग जो है प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है, ठीक है। किंतु अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि इसके बाद जो अगला पीरियड है उसका नाम है राजपूत काल। राजपूत काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल का समय वैसे अगर हम लोग देखें लगभग 800 से लगा करके 1200 ईस्वी एडी बोल दो, 800 टू 1200, किसी किसी बुक्स में 700 से भी स्टार्ट किया है, वो भी एक बात ठीक है। अब राजपूत काल जो है वो एक बेचारा, मतलब ये आलू है, ये ठीक है, भिंडी के साथ भी डाल दो आलू को, है ना, आलू को पालक के साथ भी डाल दो, आलू को किसी के साथ भी डाल दो। तो किसी तो इतिहासकार ने इसको मध्यकालीन भारत में डाल दिया राजपूत काल को, किसी इतिहासकार ने इसको प्राचीन भारत में डाल दिया। लेकिन सच बात यह है कि मध्यकालीन भारत के हम 2 बड़े जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल। जब हम प्रारंभिक मध्यकाल पढ़ते हैं उसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना होता है वो यही टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है राजपूत काल। तो ये तो भाई प्रारंभिक मध्यकाल का टॉपिक है, इसको प्राचीन भारत में क्यों पढ़ाते हैं कई लोग? बिल्कुल गलत करते हैं जो ऐसा करते हैं। तो दूसरा मध्यकाल है, प्रॉपर जो मध्यकाल है उसके अंदर हमको 2 टॉपिक पढ़ने होता है, एक पढ़ना होता है सल्तनत, एक पढ़ना होता है मुगल, ठीक है। तो इस तरह का मामला है। तो सल्तनत और मुगल ये भी मध्यकाल का पार्ट। तो हमारा प्राचीन भारत लगभग उस समय समाप्त। अच्छा, प्राचीन भारत में 1-2 टॉपिक और भी हैं, जैसे एक टॉपिक है जिसका नाम है संगम एज, संगम युग। अब हमारे एनसीईआरटी जो प्राचीन भारत के इतिहास की लिखी है वो बहुत बड़े इतिहासकार है रामशरण शर्मा, RS शर्मा, जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी भारत सरकार की। IAS की तैयारी करने वाले अलग से रामशरण शर्मा की किताब को पढ़ते हैं। उनसे पूछा जाए संगम एज का समय क्या है, तो वो तो संगम एज का समय लगभग गुप्त काल से थोड़ा सा पहले, लगभग ये बताते हैं लगभग 300 से 600 ईस्वी के आसपास संगम एज का समय, संगम साहित्य का समय। हालांकि आप संगम साहित्य पढ़ोगे तो वो तो कहते हैं 9000 साल से संगम चल रहा है, वो थोड़ा सा गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री से पूछोगे तो वो तो इससे भी थोड़ा सा और आसपास है, वो तो लगभग 100 ईस्वी के आसपास इसका समय बताना शुरू कर देंगे। तो संगम काल को भी पढ़ना ही होता है। तो रामशरण शर्मा की बात माने तो इनका समय लगभग 300 से 600 के आसपास है ना। गुप्त एज का भी समय लगभग वही है ना। 319 में गुप्त वंश की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, और 300 से लगभग संगम काल जो है वो पढ़ना होता है। एक टॉपिक और होता है इंडियन कल्चर्स एक्सपेंशन अब्रॉड, हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत का मतलब क्या है? भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म उसमें सबसे अग्रणी है।
ये कहाँ कहाँ फैला। तो आप जानते हो जापान को बौद्ध किसने बनाया? हमने बनाया। चीन को बौद्ध किसने बनाया? हमने बनाया। हमारी ये संस्कृति थाईलैंड में भी थी, मलेशिया में भी थी, इंडोनेशिया में भी थी, ऊपर जाओ तो चीन में, नेपाल में, तिब्बत आप जानते हो बौद्ध स्टेट हुआ करता था। चीन ने जो कब्जा कर लिया तिब्बत पे, उससे पहले तिब्बत तो एक बौद्ध स्टेट था। तिब्बत तो एक ऐसा बौद्ध स्टेट है जहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, वहां तो हेड ऑफ द स्टेट धर्मगुरु होते हैं, दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो तिब्बत तो उत्तर भारत की साइज का था, अब चीन का आ गया हमारे, पता नहीं नेहरू जी क्या कर रहे थे उसमें। तो वो भी बौद्ध धर्म था। इधर आप जाओगे तो अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति तो अफगानिस्तान में थी। एक जगह है बामियान, पूरी पहाड़ी को काट करके बौद्ध मूर्ति लगाई गई थी। अब दुख की बात है तालिबानियों ने उस मूर्ति को उड़ा दिया है, वो एक अलग बात। तो भारत के आसपास जो इतने सारे देश हैं, पूरे में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बृहत्तर भारत। बृहत्तर मतलब बड़ा, एक तरह से बड़ा भारत, जहाँ इंडियन कल्चरल जो है वो कल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार मैंने एक शॉर्ट में आपको प्राचीन भारत की जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका एक झलक देने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये टॉपिक, ठीक है, तो अपने सारे जो भी मित्रगण हैं उनको शेयर करो भाई ये वीडियो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, क्योंकि मैं लगभग 40-50% ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे फ्री, मतलब यूट्यूब पर फ्री में दूंगा वीडियोस। और बचा हुआ जो आपको अगर डिटेल में टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा, नॉमिनल उसकी जो है वो फीस रहेगी। तो नॉमिनल हम लोग कोर्सेज पर ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल करवाएंगे उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास है। तो आप लोग जो है इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही देना, है ना। जबरदस्त कंटेंट आपको इसके ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।